आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अच्छों को, भक्तों को, समर्थकों को भविष्य दिखाने वाले आसाराम का भविष्य आज कोर्ट तय करेगा और आरोपी आसाराम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, कोर्ट रूम में आसाराम अब मौजूद है, यानी अब किसी भी क्षण 15 मिनट की देरी से वो पहुंचा है। बताया जा रहा है पूजा पाठ कर रहा था अपने बैरक में और जेल में जारी है अदालती कार्यवाही। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, सेंट्रल जेल जोधपुर, जहां पर ये कोर्ट अपना फैसला सुना रही है, जज मधुसूदन शर्मा पहुंच गए हैं। दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं। अब आरोपी आसाराम भी वहां पर मौजूद है और इंतजार है उस फैसले का जो जज मधुसूदन शर्मा लिख रहे थे कुछ देर पहले तक, और वो अब सुनाने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। निशांत शरद हमारे साथ जोधपुर से हैं, गोपी मनियार अहमदाबाद से हैं, चिराग गोटी हमारे साथ आसाराम के दिल्ली वाले आश्रम के बाहर से हैं। समर्थक तो समर्थक है, संगीन इल्जाम आरोप एक तरफ, लेकिन वो अपनी तरफ से समर्थन आज भी दिखा रहे हैं। कहीं हवन पूजा, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। ये आसाराम की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जेल से पेशी के लिए जाते आते अक्सर एक से एक शायरी, दोहे, बातें, कभी सलमान खान का जिक्र, सबका जिक्र करता था। नीलम दुबे हमारे साथ आसाराम की प्रवक्ता इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। नीलम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आज भी 15 मिनट की देरी से अब आसाराम वहां पर पहुंचा है, फैसले की घड़ी है। बीते दिन से आप कह रही हैं कि असामाजिक तत्व पहुंच सकते हैं। क्यों ना आप समर्थकों को आज समझाएं कि फैसला जो भी होता है, देश में कानून सबसे बड़ा है और हर किसी को उस कानून के सामने ही नतमस्तक होना चाहिए। देखिए, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि न्याय प्रणाली पर, जुडिशियल सिस्टम पर हमारा पूरा भरोसा है और हमें सम्मान करना है और हम सम्मान करते आए हैं। 2013 में बापू जेल ले जाए गए थे, तब से अब तक हमने यही किया है। या तो जाप किया है, या संकीर्तन किए हैं, या सत्संग किए हैं। ये मुझे नहीं लगता इनमें कहीं कानून तोड़ा होगा। आपको भी लेकिन समझ में आ रहा होगा कि मामला कितना संगीन है, क्योंकि नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप है और चीफ जस्टिस तक ने बेल एप्लीकेशन में कहा था कि कैसे चश्मदीदों को डराया धमकाया जा रहा है। 3 की रहस्यमय मौत हो गई है, मामले को लटकाया गया, एक चश्मदीद को 104 बार बुलाया गया। देखिए, चश्मदीद गवाहों की जहां आप बात कर रही हैं, गवाही पूरी हो जाने के बाद अगर उन पर अटैक होता है तो ये षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। उन्हें गवाही देने दी गई है, गवाही उनकी पूरी हो गई है, फिर उन्हें उड़ा दिया जा रहा है, तो ये क्या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होता? बिना इन्वेस्टिगेशन आप इस बात पे कैसे आ सकती हैं कि ये किसने किया है, किसने करवाया? और हम 2014 में कोर्ट में गए थे और हमने ही दरखास्त की थी कि जो भी गवाह है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, सबको एक तरह से सटीक तरीके से उन लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि गवाहों को कुछ भी होता है तो केस हमारा खराब होता है। ये हमने दरखास्त की थी, उसके बाद भी आपकी ये भाषा नहीं बदली, ये आपका प्रॉब्लम है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको। ये चीफ जस्टिस की बात मैं आपसे पूछ रही थी, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। चीफ जस्टिस ने जो कहा है वो मैंने आपको बताया। अब ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुख्य गवाह बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुख्य गवाह बनाए थे और उन गवाहों को कुछ भी नहीं हुआ, कोई चिंगारी तक नहीं छुई, कोई खरोंच तक नहीं आई। और आप उन 6 गवाहों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये मुख्य गवाह हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, किसी भी केस में कुछ नहीं होता है, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं? आप लोगों को क्या उम्मीद है? हटा दीजिए, आज तक नहीं किसका है? उम्मीद अच्छे की है, फैसला आने दीजिए। भगवान करे सबके साथ अच्छा हो, आप भी खुश हो, हम भी खुश हो। डेरा सच्चा सौदा में जो कुछ हुआ था राम रहीम के बाद, जिस तरह का उपद्रव, हिंसा हमने देखी थी, उसके मद्देनजर आप अगर अपील करें तमाम समर्थकों से कि ये वो वक्त होता है जब कानून का सम्मान हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है और किसी को भी कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए। एक सवाल
देखिए, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बाकायदा बोला था कि सब लोग शांति बनाए रखेंगे। बापूजी का ये संदेश है, सब अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे, कोई भी अपना समय नहीं बर्बाद करेगा, अन्यथा कोई भी अपना पैसा और स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ेगा, अन्यथा। ये बापूजी की दरखास्त थी और हमने आपके चैनल के थ्रू सबको बताया है। अब आप बार बार ये सवाल पूछे तो मैं कितनी बार रिपीट करूंगी। नीलम जी, एक और संगीन सवाल है जो कि इन संगीन आरोपों के बीच भूलना नहीं चाहिए। आप खुद एक महिला हैं, एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का संगीन इल्जाम है, और एक यहीं पर नहीं, सूरत में भी बलात्कार के केसेस इंतजार कर रहे हैं, अहमदाबाद में भी अन्य केसेस हैं। आपको नहीं लगता है कि ये वो वक्त है जब सबको समझना और देखना चाहिए कि कानून अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसका सम्मान आप जैसी महिला को भी करना चाहिए? वो नहीं पूछ। नीलम जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ, लगा हुआ है ना। हाँ, तो पूछो ना, क्वेश्चन पूछो तो। चलिए ठीक है, नीलम जी वहां से लगता है संपर्क हट गया है, काफी हंसती खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। हाँ। क्योंकि नीलम जी की पी निकल गई कान से। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से पूरा एक माहौल तैयार किया गया। एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ड्रोन की भी सहायता वहां पर ली जा रही है, जो हाथ में लेकर वहां पर लोग मौजूद हैं। बहरहाल, जैसे ही रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे इस पर अपडेट लेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौती ये होगी कि कैसे वहां पर पूरी तरह से सर्वेलेंस रखा जाए। इसके बाद चिराग, मैं आपके पास भी आऊंगी। निशांत, अभी आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, न सिर्फ मीडिया है, कैमरा है, हुजूम है, ड्रोन लिए भी एक शख्स है, तो क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है वहां पर सर्वेलेंस रखने के लिए, लोगों पर नजर रखने के लिए? देखिए अंजना जी, ये वाकई में एक बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल जो हम लोगों ने अभी आपको पास भेजा है, वो ये है कि ये क्रॉस चेकिंग चल रही है। पहले तो यहाँ पर एक लेयर वो है जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स है, दूसरी लेयर में घोड़ा भी है और उसके ऊपर पुलिस वाले करीब ऐसे 11 है। हर जगह सैनिटाइज किया जा चुका है, हाईवे बंद कर चुके हैं, और जहाँ पर जेल है वहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा रहा है और ड्रोन से सर्वेलांस की जा रही है कि सब कुछ जेल के आसपास सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और जैसे ही ये ड्रोन आया उसके बाद हमें अंदाज़ा होने लगा कि अब से शायद कुछ ही क्षणों के अंदर ये फैसला आ जाएगा। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ जेल के बाहर, क्योंकि अब जिस तरीके से थोड़ा सा एक कहा जाए टेम्पो बढ़ रहा है, यहाँ पर सबका इंतजार बढ़ रहा है और थोड़ा पुलिस की अलर्टनेस बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि अब किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है। और हाँ, ड्रोन से पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। चिराग के पास थोड़ा सा शास्त्री जी इंतजार कीजिए। चिराग, ये दिल्ली वाले आश्रम में क्या चल रहा है? देखिए, मैं दिल्ली वाले आश्रम की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पीछे आप देखिए, पुलिस मौजूद है, भक्त मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं सबसे आगे जो व्हाइट शर्ट में, ये भी भक्त हैं। भक्ति जो है वो अपनी जगह है, यानी कि 45 डिग्री टेम्परेचर ज़रूर हो जाएगा, गर्मी लोगों के दिमागों पर चढ़ रही है, लेकिन जो भक्ति है वो भी बरकरार है। लोग आ रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, और एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो उनके अगेंस्ट में बोले। उनका साफ साफ ये कहना है, जितने भी हमने भक्तों से बात की, कि आसाराम ऐसा नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर तो अदालत का फैसला भी साफ हो जाएगा थोड़ी देर में जो आएगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर जो भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। मैं एक भक्त से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, सुबह से यहाँ पुलिस मौजूद है और लगातार जो है यहाँ। आपको क्या उम्मीद है, जो फैसला आएगा किस तरह का आएगा? हमारे पक्ष में आएगा जी फैसला, क्योंकि किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं सर, बलात्कार की जो केस बलात्कार लगाया गया, इसमें बलात्कार की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई और ना ही लड़की की शिकायत में बलात्कार है। नहीं, वो तो अदालत के फैसले से अभी साफ हो जाएगा कितना सबूत है। सर, आप एजुकेटेड हो, आप मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी ना, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मेडिकल रेप की तो पुष्टि हुई नहीं। साफ हो जाएगा ना, जो नहीं साफ नहीं, उससे साफ हो जाएगा जो अदालत का फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको ऑनर करेंगे, और अगर फैसला कोई हमारे पक्ष में नहीं भी होगा तो हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। नहीं, लेकिन पिछली बार जैसे बाबा राम रहीम में देखा गया था, काफी हिंसक झड़पें हुई थी, तो हम अपील यही करते हैं कि आप इस तरह की हमारे यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगी। हमने सब अपने भक्तों को, बापूजी का संदेश भी आ चुका है, सब लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था बना कर रखेंगे। देखिए, इस तरह की बात जरूर कर रहे हैं, और थोड़ी देर में भी अदालत का फैसला आएगा जिससे स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अंजना, एक और बात बताना चाहूंगा, बेशक ये मामले में फैसला आएगा, लेकिन अभी भी कई सारे उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मामला अगर उनके पक्ष में भी आता है तो आगे वो उनकी रिहाई हो जाएगी जेल से, क्योंकि तमाम मामले हैं, बलात्कार
बलात्कार के मामले हैं, मर्डर का केस चल रहा है, तो जाहिर तौर पर काफी संगीन इल्जाम है। तो देखना ही होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। और जो भक्त हैं वो अपनी जगह पर जो है उम्मीदों पर बरकरार हैं। मेडिकल रिपोर्ट का जरूर हवाला दे रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर मेडिकल रिपोर्ट अदालत में भी लगी होगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को जरा समझा दें किस तरह की आशंका है और इन सब के मद्देनजर ये जेल में ही अदालत किस तरह से सेटअप है और यहीं पर फैसला सुनाया जाएगा। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ जुड़े हुए, शरद भी है। निशांत, अपडेट मत करो दादा यार। निशांत सभी दोषी करार, बड़ी खबर। देखिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सभी को दोषी करार कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, मेरे साथ नवीना, जल्दी पूरी खबर बताइए। सर, अंदर 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, जिसमें आसाराम को भी आरोपी घोषित किया गया है, दोषी मान लिया गया आरोपी, यानी कि सभी को दोषी करार दिया गया है। आज तक आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा है शरद हमारे साथ है। शरद, पूरी खबर बताएं। देखिए, को एक्यूज पहले से थे, जो उनको केवल एक्यूज करार दिया है, वो को एक्यूज थे, उनको साजिश में हिस्सा माना है, उनकी दोष को माना है। अभी फैसला पूरा नहीं आया है। अभी जो कोर्ट के जो 5 थे वो उनको दोषी माना है। अभी ये हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जज यहाँ से कोर्ट से तो निकलना शुरू कर दिए हैं, जो यानी किसी भी वक्त पूरा फैसला आ जाएगा थोड़ी देर में। जी, इधर आ जाइए शरद, इधर आ जाइए। हाँ, यानी कि इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दोषी करार दे दिया गया है। जो को एक्यूज थे उनको भी इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है। आज तक सबसे बड़ी आपको खबर बता रहा। नवीन, और बताइए खबर क्या? इसमें जो 4 आरोपी जी थे वो कंटिन्यू बेल पे थे। आसाराम जी जो थे, शरद, सेवा, प्रकाश और शिल्पी, ये चारों को बेल पे दी हुई थी, लेकिन आज उनको आरोपी मानते हुए वापस आरोपी घोषित कर दिया गया और आसाराम को भी आरोपी मान लिया गया है। मतलब ये सभी लोग दोषी करार दे दिए गए। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। बैक टू यू अंजना जी। दोषी करार दिया गया है, इसके आगे भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला था, जिसमें जोधपुर की अदालत जो सेंट्रल जेल के अंदर बैठी थी उसने आसाराम को दोषी। जी, ये चीज भी साफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा अपने कैमरामैन को, आपको एक बार दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर इन तस्वीरों को अगर आप देखें, जिस तरीके से पुलिस की सतर्कता है, यानी इतना साफ हो जाए कि अब किसी जी शरद हमारे साथ आ चुके हैं इस वक्त, किसी भी पल और सारी चीजें डिटेलिंग भी आ जाएगी। बताइए शांत, यहाँ पर जज साहब कमरे से बाहर आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये जो 5 थे उनको दोषी मान लिया गया है। अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, दोषी करार दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी दोषी उनको कहने के बाद अभी भी वहां पर जज साहब चैम्बर के बाहर बैठे हुए हैं, उसके बाद उनको बताया जाएगा कि वो कितना दोषी हैं, क्या क्या आरोप है। लेकिन ये बताया जा रहा है, अंदर से खबर आई, मैं फिर कह रहा हूँ कि अंदर से फोन से ये सारी खबरें आ रही हैं, अंदर से अभी तक कोई बाहर नहीं आया है, कहा जा रहा है कि 5 जो आरोपी हैं उनको दोषी मान लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई बाहर से अंदर से बाहर नहीं आया बताने के लिए। यही कहा जा रहा है कि जो आरोपी सुबह से ये संभावनाएं चल रही थी कि हो सकता है कि आज सजा का भी ऐलान हो, ऐसा लग रहा है क्या? इसके बारे में कोई जानकारी है? अभी जज साहब जब अंदर बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि सजा का ऐलान आज हो जाए, लेकिन बड़ी खबर जो अंदर से आ रही है ये सभी दोषी करार हो गए, दोषी करार दिए गए हैं, यही खबर अभी अंदर से आ रही है। अभी तक कोई पुष्ट खबर नहीं है। मैं बता दूं कि अंदर से कोई बाहर आया है, ऐसा कोई बताया है? यानी सीधे तौर पर क्या शरद मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग जो ये लाइन कह रहे थे कि एक बलात्कार के मामले में आरोपी आसाराम अब सीधे बलात्कार के दोषी आसाराम है। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं था, जिसे पॉस्को एक्ट और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद ये सीधे नीलम दुबे आ रही हूँ शरद, निशांत आ रही हूँ एक बार। नीलम दुबे क्या कह रही है, प्रवक्ता आसाराम की सुनिए। हम आपको कुछ सटीक बता सकते हैं, और ये जो भी फैसला आया है हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। मैंने फिर से बोला है, क्योंकि जो भी वर्डिक्ट आया है मुझे आपके थ्रू पता चला है, मुझे डायरेक्ट नहीं पता चला। मैं कोर्ट से टच में नहीं हूँ, मैं मेरे वकील और अपने लीगल टीम की टच में नहीं हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। उसके बाद हमारा जो पक्ष होगा मैं खुद आके आपको बताऊंगा। अगला पक्ष हम तय करेंगे, आगे क्या होगा। निशांत वापस शरद से पूछे क्या कुछ हुआ और सुबह से जो घटनाक्रम है और अब क्या हो सकता है। देखिए, अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो जानकारी शरद ने हमें जो बताई है, और अंदर हमारे सहयोगी नवीन मौजूद थे, उनके पास जो जानकारी निकल कर आई है वो 2 जानकारी है। पहला तो आसाराम और उसके साथ जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो चारों लोग मतलब कुल मिलाकर वो 5 लोग दोषी करार दे दिए गए हैं, यानी कि वो दोषी हैं, बलात्कार के मामले में दोषी हैं आसाराम। नंबर 1। नंबर 2, जज साहब ने ये कहने के बाद वो बाहर आकर बैठ गए हैं
और अब वो फिर से अंदर जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। और ऐसी, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन ने, ऐसी खबर आ रही है, उन्होंने भी मांग कर रखी है कि आप आज ही सजा का ऐलान भी कर दीजिए, जिसको हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जो अक्सर थोड़ा टाइम दिया जाता है दूसरे पक्ष को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, उसका आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, जब उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये चीजें सिद्ध होती हैं, आपके ऊपर ये धाराएं सिद्ध होती है, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है जिससे वो फिर से आर्ग्यू करें। लेकिन सुरक्षा का हवाला देखते, यहाँ पर जो खर्चा हुआ है उसका हवाला देते हुए ऐसी खबर आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने मांग कर रखी है कि आज ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जो सजा का ऐलान है, वो भी कर दिया जाए। तो क्योंकि अभी इसमें और ज्यादा विलंब हो रहा है, हमें ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि आज सजा का ऐलान हो जाए। बैक टू यू अंजना जी। बिल्कुल, वहीं से तमाम सभी आरोपी करार दिए गए हैं, जिसमें आसाराम तो है ही, उसके अलावा शिवा, शरद, शिल्पी, विकास, ये 4 अन्य लोग भी जो थे, उन सबको इस मामले में दोषी करार दिया गया है। और एक एक करके जो आरोप इन पर लगे थे उसको हम देखें तो वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इस लड़की पर दबाव बनाया गया, गौर साहब, किस तरह से हर तरीके से उसे ये सुनिश्चित किया गया कि वो आसाराम के शरण में जाए, और फिर जो हुआ उसी पर आज हम वर्डिक्ट सुन रहे हैं। गौर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रायल को हर तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया। हाँ। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर न्याय प्रक्रिया का सबसे ज्यादा उपयोग, दुरुपयोग इन्होंने किया, ये बात रिकॉर्ड पर है। 30 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने बात अपने जजमेंट में ऑब्जर्व की कि सब 89 टाइम्स आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाते हो, आप गवाहों को डराते हो, धमकाते हो। ये बात आज बाहर वाले लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये कहीं सुनी बातें हैं, ये कहीं सुनी नहीं है, रिकॉर्डेड बातें हैं। अगस्त 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड किया। जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा था उसको 89 बार आसाराम के वकील ने बुलाया, यानी 104 बार एक चश्मदीद को, 89 बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। आप समझिए कि कोर्ट को कैसे एक तरह से गुमराह करके मामले को लंबा खींचने की कोशिश हो रही थी, गौर साहब। और 1 साल पूरा लगा उस आयोग को क्रॉस एग्जामिन करने में। आप ये देखिए कि 1 साल तक एक आयोग को लगातार क्रॉस एग्जामिन करते रहे, तो इसका मतलब ये साफ है कि की एक्यूज्ड को पूरा समय दिया गया कि आप अपनी बेगुनाही के बारे में जो कहना है, जो करना है, कर लीजिए। तो सब कुछ करने के बावजूद भी दोष सिद्ध हुआ, ये बात स्वयं सिद्ध है। निशांत कोई अपडेट वहां से? और शरद भी जुड़े तो बताएं कि किस तरह के इल्जाम इन सब पर थे, 5 पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद अंदर जो कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले आज सुबह जज साहब आए, फिर उसके बाद वो वापस ट्रायल कोर्ट गए, और ट्रायल कोर्ट में जितने भी जो और सारे आरोपी थे उनको यहाँ पर नहीं, उनको वहाँ पर जाकर पेपर साइन करने के बाद वापस यहाँ पर आए। एक स्पेशल कोर्ट रूम तैयार किया गया था, वार्ड नंबर 2 जो टाडा का कमरा था, वहाँ पर तैयार किया गया। बताया जाता है कि शुरुआत में आसाराम जो है वो करीब 15 मिनट देर से आया, कहा कि वो पूजा में व्यस्त है, बुरे वक्त में भगवान की अक्सर याद आती है, पूजा में व्यस्त है। लेकिन फिर यहाँ पर फैसला सुनाया गया, और अभी जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है अंदर से कि जज साहब ने सबको दोषी करार दिया है, जितने भी आरोपी हैं, यानी कि ये आरोपी नहीं है, अब ये दोषी हैं, ये इतना घृणित काम करने के दोषी पाए गए हैं। और इतना ही नहीं, अब इंतजार हो रहा है कि इस पे सजा कितनी होगी, उसका ऐलान होगा। जज साहब ये बताने के बाद बाहर आ गए, कमरे के बाहर बैठ गए, और उसके बाद फिर से वो वापस अंदर जाएंगे और अब सबको बताएंगे कि आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। कानूनन होता यह है कि जब ये बता दिया जाता है उसके बाद कार्रवाई वहीं रोक दी जाती है। फिर जो सामने वाला पक्ष है उसको ये मौका दिया जाता है 2-3 दिन में अपना केस प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस ऑफ जजमेंट हो। और अक्सर जो वकील होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 14 आसाराम के वकील अंदर मौजूद है, 14 वकील अंदर आसाराम के मौजूद हैं। वो एक और दबाव की रणनीति समझी जा सकती है, और दूसरे पक्ष के सिर्फ 2 वकील अंदर मौजूद हैं, उनको ये मौका दिया जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा था कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, यहाँ पर जिस तरीके से हमने प्रयास किए, ये वापस रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आज सेंटेंस सुना दिया जाए। तो अब सबकी निगाहें टिकी है इस जेल के बाहर, बल्कि इस कोर्ट रूम के बाहर, कि जल्द से जल्द ये आ जाए कि आखिर कब सेंटेंस सुनाया जाएगा। शरद, एक चीज बताएं, अभी आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या जानकारी आ रही है? निशांत, पहले मैं आपको साफ कर दूं कि अभी तक एक फोन कॉल आया है अंदर से, जो वहां पर पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बताया है कि
दोषी करार दे दिया गया है। अभी जज साहब भी अंदर बैठे हुए हैं, निकले नहीं है वहां से, वकील भी अंदर ही हैं, सब लोग अभी अंदर हैं, अंदर से कोई बाहर आया नहीं है। अब एक फोन कॉल आया है कि दोषी करार दे दिए गए हैं और ये दोषी करार दे दिए गए हैं। जो अधिकारी थे वही कह रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे वही उन्होंने फोन किया है कि दोषी करार दे दिए गए हैं। तो पुलिस अधिकारी के बयान पर विश्वास किया जा सकता है कि वो पुलिस के अधिकारी हैं और जेल के डीआईजी भी हैं, तो ऐसे में उनके बयान पर विश्वास किया जा सकता है कि दोषी करार दे दिए गए हैं। जहां तक कोर्ट का कार्रवाई क्या हुई आज की बात, कोर्ट की कार्रवाई जैसा कि आपको पता है कि जब जज साहब आए, जज साहब के आने के 15 मिनट बाद आसाराम आए, वो पूजा कर रहे थे और उसके बाद उनके जो वकील हैं पूजा कर रहे थे, सच्चन राज सुराणा उनके वकील जो हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और दलील रखनी है। तो जज साहब ने कहा कि दलीलें पूरी हो गई है, अब सुनवाई का मौका आपको मिल गया है, आज जजमेंट का डे है और उनकी सुनवाई नहीं की गई। ये बात अंदर तक अब तक आई थी। उसके बाद आई एक खबर पुलिस अधिकारी के हवाले से कि दोषी करार दे दिया गया। दोषी करार में ये बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, उसके तहत 376D के तहत, इन धाराओं के तहत इनको सजा मिली है और बाकी जो 5 सह अभियुक्त उन्हें भी मुख्य आरोपी माना है। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, सारे आरोपी दोषी करार दिए जी, इसलिए कि जो लड़की का बयान है, उस लड़की का बयान को आप देखिए। लड़की कहती है कि उसने बाद में कहा कि मुझे ऐसा ख्याल आया, लड़की कहती है कि 2012 मई में पहली बार वो आसाराम को हरिद्वार में देखी थी। हरिद्वार में पहली बार उसने आसाराम को देखा था। उसके बाद आसाराम ने उसके सर पे हाथ रखा और एक दो जगह ऐसे हाथ रखा जो वो नहीं, उसको लगा कि ये गुरु हैं, कहीं रह सकते हैं, बुजुर्ग हैं, मैं 15 साल की और ये 75 साल के। उसके बाद वहाँ जो हरिद्वार में जो लड़की थी, हरिद्वार में जो वार्डन थी शिल्पी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा में लड़की थी और वही शिल्पी उसको लेकर जोधपुर आती है। शरद सर समझाता है कि तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, तुम बाबा ठीक करेंगे। तो ये जो साजिश है, और साजिश प्रूफ कैसे हुआ है कि आसाराम मोबाइल नहीं रखता था, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने के लिए एक मोबाइल नंबर लिया जाता है और 4 महीने के मोबाइल नंबर में ये चारों, आसाराम, शिल्पी और शरद चंद्र, ये सब संपर्क में रहते हैं आपस में। और इस घटना के बाद फिर उस मोबाइल का यूज नहीं होता। दिन में 18, 19 बार बात होता है। तो ये एक एविडेंस था। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से तैयार किया, कहा कि जो लड़की के फादर था मुझे 15 करोड़ रुपए मांग रहा था, मांगने के लिए जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर का एक अधिकारी जो बाबा का भक्त था, अजात शत्रु, वो आकर कहा कि हाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और ये मांग रहे थे पैसे। तो इस तरह की जो साजिशें की गई उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कुल मिला के जिस तरह से कहा जा रहा था कि आसाराम के पास बचने का विकल्प नहीं है। आसाराम ने जेल जाते वक्त क्या कहा था, मुझे बैकुंठ मिला है, मैं बैकुंठ आया हूँ। कृष्ण भगवान को भी जेल मिला था। जज साहब भी कृष्ण भक्त हैं, रोज सुबह जाते हैं कृष्ण मंदिर, तब आते हैं कोर्ट। तो कृष्ण कौरव और कृष्ण पांडव दोनों के थे और कृष्ण सत्य और सत्य दोनों के थे। आज कृष्ण सत्य के साथ रहे हैं, अगर दोषी करार दिया गया है तो। आज जो कृष्ण भक्त जज साहब हैं, आज सत्य के साथ रहे हैं, आज उस पीड़ित लड़की के साथ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर जज साहब बैठे हैं तो हो सकता है कि आज क्वांटम जो सजा का ऐलान हो जाए, क्योंकि इतनी देर तक दोषी करार करने के बाद बैठे हुए हैं जज साहब। इसका मतलब कि वहां पर एक मंथन चल रहा है कि आज ही सजा का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस कह रही है कि लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। पूरे राजस्थान में एक तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल है। जोधपुर में आप निकले होंगे, कहीं पर कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है। तो आज सजा का ऐलान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि इस जिस तरह से कानून व्यवस्था की समस्या है उसे देखते हुए आज सजा का ऐलान कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, इस तरह से छावनी बनाने के बावजूद सुबह से आज 8 लोगों को पकड़ के जेल भेजा गया है, कल 6 लोगों को पकड़ा गया। इतना होने के बावजूद आसाराम के समर्थक यहाँ आ जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है जो अंदर से जेल अधिकारी के हवाले से आई है कि आसाराम दोषी करार दे दिए गए हैं। आसाराम को वैसे भी अभी जेल में ही रहना था, आसाराम वैसे भी जेल में ही रहेंगे। बरी भी हो जाते, प्रोडक्शन वारंट पर सूरत जाते, वहां भी उन पर बलात्कार का मुकदमा है। आसाराम आज अब यहीं रहेंगे। ये जरूर है कि यहाँ जब सजा शुरू हो जाएगा तो सूरत पुलिस आएगी और कहेगी मुझे प्रोटेक्शन वारंट पर दीजिए अब जांच के लिए वहाँ, क्योंकि जांच के लिए सूरत पुलिस इनको मांग रही थी तो कह रहे थे कि यहाँ सुनवाई हो रही है। तो आसाराम को जेल की बैकुंठ से मुक्ति नहीं है, आसाराम यहीं रहेंगे। और जज साहब जैसा कहा जा रहा है कि दोषी करार दे दिए हैं, तो आसाराम को अभी बहुत दिन तक जेल की रोटियां खानी पड़ेगी। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस लड़की जो पीड़ित हुई, उस लड़की के बारे में सोचिए, वो पिछले 4.5 साल से कैद की जिंदगी जी रही है और जो आसाराम है वो मस्ती से बाहर कोर्ट में नाचता है। एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 2 मोमेंट ऐसे लगे जिसमें लगा कि एरोगेंस
एक तरफ एरोगेंस दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ एक और चीज जो दिखाई दी वो ये थी कि अभी भी दबाव बनाने की कोशिश। अंदर से खबर आई कि 14 वकील आसाराम के मौजूद हैं। एक हैरान करने वाली बात, 14 वकील आसाराम के मौजूद हैं। 15 मिनट वो बाहर ही नहीं निकले, बोले पूजा में वहां पर लीन है। ये सारी चीजें बता रही थी कि आसाराम जो रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गए अभी तक। मैं कह रहा हूं निशांत, आज का जजमेंट उस लड़की के जज्बे की सलाम करने का दिन है, जिसने उस वक्त उस लड़की की उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में उसके जज्बे को उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। कितनी दबाव के बावजूद आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के मोदी सरकार के आने के बाद बड़ा नेता हो गए थे, यहाँ आकर मिलते थे और उनके वकील बन गए थे। राम जेठमलानी आए, बीजेपी के मंत्री आए, बीजेपी के विधायक आए आसाराम से मिलने, लेकिन वो लड़की अकेली थी। उस लड़की के साथ कोई और नहीं था। उसके बावजूद उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और इन तमाम झंझावतों के बीच वो अडिग रही, कोर्ट में आती रही, अपनी बयान देते रही। उसी शहर का जो मुख्य गवाह था कृपाल, वो मारा गया। इसी जोधपुर कोर्ट में राहुल सचान पर चाकुओं से गोदकर हमला हुआ। कोर्ट में जो जोधपुर के गायब है अभी तक। नहीं, राहुल सचान तो डर के मारे नहीं आ रहा है। प्रजापति जिस तरह से मारा गया अपने दफ्तर में आपने देखा, किस तरह से क्या क्या हुआ, कितनी ये साजिशों निशांत आज वाकई अगर आसाराम दोषी करार दिया गया है तो उस लड़की और उसके जज्बे को सलाम करना होगा, उस पिता को सलाम करना होगा जिसने ये तय किया कि मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो साम दाम दंड भेद हर तरह के अपने रुतबे का, अपने ताकत का इस्तेमाल करेगा कानून को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। आज जीत उस बच्ची की है, आज जीत उस पिता की है और जीत उस कानून व्यवस्था की है जो अंततः इंसाफ दिलाता है। और इसीलिए शाहजहांपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां से शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिराग भी हमारे साथ आश्रम से हैं, तमाम अन्य लोग भी लगातार बने हुए हैं, गौर साहब वकील जो जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, शाहजहांपुर जहां की ये बच्ची है और सही कहा शरद ने, ये 4.5 साल किस तरह से जिंदगी बीती है इस बच्ची के लिए, इस परिवार के लिए, कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से चश्मदीदों को डराया जा रहा था, जबरदस्त दबाव इस परिवार पर भी रहा होगा, लेकिन वो अडिग रहे इंसाफ सामने। शिवेंद्र से शायद किसी वजह से संपर्क हमारा टूट गया है। शिवेंद्र उसी शाहजहांपुर में मौजूद है जहां की ये बच्ची है, जहां पर एक तरह से ये परिवार इतने दिनों से रहा है, जिसने ये कोशिश की है कि अपने आप को हर असुरक्षा से वो बचा कर रखे। इन सब के बीच आज जोधपुर से आने वाला फैसला बहुत सुकून दे रहा होगा उस पिता को जिसने अपनी बेटी के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी है। इस वक्त अलग अलग आश्रमों से किस तरह की जानकारी आ रही है, जल्दी से चिराग से के पास चलते हैं। चिराग, कोई प्रतिक्रिया यहां से दिल्ली वाले आश्रम से? देखिए, हम दिल्ली वाले आश्रम पे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं। आप चाहेंगे इसमें जो जजमेंट आया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं जजमेंट? मायूसी है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे जाहिर तौर पर। ऐसे में उनको विश्वास नहीं था, जितने भक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमारी तमाम भक्तों से बात हुई थी, सभी का कहना था कि इस मामले में बाबा को जो है वो आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से जजमेंट आया, आप देखिए, एक भक्त हैं, काफ़ी उनकी चेहरे पे के भाव ही इस बात का एहसास करा सकते हैं वो कितना उनको दुख हो रहा है। तमाम यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और जितने भी आश्रम में अलग अलग आश्रम में किस तरह की प्रतिक्रिया आती है हम दिखाते रहेंगे। चिराग गोटी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। निशांत, एक बार फिर से यहाँ का रुख करते हुए, कोई जानकारी, जज फैसला सुनाने के बाद भी वहां पर मौजूद है, क्वांटम की आप बात कर रहे थे कि कितनी सजा हो, क्या इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, ये जो आप बता रही हैं अंजना, यही अपने आप में एक अभी बड़ी खबर यह है कि दोषी करार दिए जाने के बावजूद भी अभी भी अगर अदालत चल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि सजा का ऐलान भी आज ही हो जाए। और यहाँ पर अब देखें, आप जरा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जरा इस तरफ आए, ये किस तरीके से यहाँ पर तैयारी हो गई है। काफ़ी ज़बरदस्त जिसको कहा जाए लेवल ऑफ अलर्टनेस है। पुलिस सुरक्षा बल मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने आपको ड्रोन की भी तस्वीरें दिखाई थी। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे इतना तो साफ है कि अब से कुछ ही क्षणों के अंदर ये भी ऐलान हो जाएगा
कि आखिर सजा आज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि जज से ये मांग की गई है और दरख्वास्त की गई है कि इसके ऊपर भी आज फैसला सुनाया जाए। लेकिन यूजुअली हमने कई कोर्ट की हेयरिंग्स कवर की है, गुरमीत राम रहीम वाला मामला भी जब कवर किया था, इतना समय नहीं लगता है। अगर दोषी करार दे दिया गया है तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है, अब भीड़ आना शुरू हो जाती है जैसे ही खबर बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। जो कोर्ट के अंदर लोग हैं वो अभी भी मौजूद है, यानी कि अंदर भी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। बैक टू यू। बिल्कुल, अंदर इस वक्त भी प्रोसीडिंग्स, गौर साहब इसको किस तरह से देखिए, क्या ऐसा होता है? क्योंकि देखिए सामान्य परिस्थिति नहीं है सर, जैसा डेरा सच्चा सौदा के वक्त राम रहीम के वक्त देखा गया था वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने किए हैं जोधपुर में, फिर से वही प्रक्रिया को फॉलो करना, क्या इस वजह से ऐसा कर सकता है कोर्ट? देखिए प्रक्रिया तो बात ठीक है कि हो सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जहां कोर्ट ये कंसिडर करे, बट पहले जज ने एक फैसला लिखा है, उस फैसले की प्रति देगा कन्विक्ट को, और उस प्रति को या प्रतिलिपि को पढ़ने के बाद ये तय किया जाएगा, उसके वकील ये तय करेंगे कि किस लाइन पर आर्ग्यूमेंट करने हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता जब तक उनके पास ऑर्डर की कॉपी ना हो जिसके तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है, तब तक उन्हें सजा के बारे में क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये थोड़ा सा अजीब लगता है। बट मतलब आप ये कह रहे हैं कि जज साहब ने फैसला लिखा, फैसला वकीलों को दिया जाएगा, उनको वक्त दिया जाता है कि उसको वो पढ़े और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करें, जो कि फिर नए सिरे से होता है और फिर उसी दिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर जज फैसला लेते हैं। लेकिन क्या थोड़ा सा वक्त देकर ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या पहले प्रेसिडेंस है? देखिए हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है कि अभी उनको फैसले की प्रति दे दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप पोस्ट लंच आ जाए या थोड़ी देर के बाद आ जाए, और आप अगर तैयार हैं तो इस पर भी बहस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी। हाँ। आशाराम के वकीलों के पास बड़ा लिमिटेड सा पॉइंट होगा। निशांत अपडेट। मैं इस वक्त आपको अपडेट दे रहा हूं, शरद हमारे साथ हैं। जो आरोपी थे उनमें से कितनों को सजा हुई है और कितनों को नहीं हुई है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। शरद जरा तुरंत बताएं। देखिए साजिश की जो सूत्रधार थे उसमें आसाराम, शिल्पी और शरद चंद को माना गया है। शिवा जो कि सेवक था, शिवा सेवक को नहीं माना है और प्रकाश को नहीं माना है। हम सुबह से यही बता रहे हैं कि जो सूत्रधार जो पूरी घटना कैसे हुई है यही समझा रहे हैं क्यों माना है। पहले बोले ये शुरुआत एक बार फिर से ये बता दीजिए, टोटल पांच में से दो को दोषी नहीं करार दिया गया। उनके नाम क्या है? उनके नाम शिवा है, शिवा और प्रकाश। शिवा और प्रकाश सेवादार थे जो आसाराम के साथ सेवा में रहते थे, इनकी उसमें कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि लेकिन प्रकाश को तो अंदर कभी भी बेल भी नहीं मिली, वो तो अंदर ही रहा हमेशा। अंदर रहा, लेकिन प्रकाश सेवक था। मैं फिर बता रहा हूं कि उसमें हुआ है क्या कि जो साजिश रची गई है, साजिश की में साबित करने में ये आया है कि शिल्पी जो है, शिल्पी का नाम पूरा नाम संचिता गुप्ता है, ठीक है। संचिता गुप्ता का नाम चेंज करके उसको साध्वी बना के आसाराम ने उसको शिल्पी नाम दिया था, और शिल्पी को कहा जाता था शिल्पी शिकार ढूंढती थी आसाराम के लिए। जो उस समय के वकील ने कोर्ट में कहा था कि शिल्पी शिकार ढूंढती थी आसाराम के लिए, संचिता गुप्ता। हरिद्वार में जब इस लड़की को देखा आसाराम ने, पीड़िता को, उस समय शिल्पी और संचिता गुप्ता वहाँ की वार्डन थी। आसाराम ने उससे पूछा कि लड़की कहाँ रहती है, बोले छिंदवाड़ा में, तुम्हारा छिंदवाड़ा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इस लड़की को ले आना मेरे पास। ये वहाँ से शुरुआत हुई है, और उसके बाद यहाँ छिंदवाड़ा का जो डायरेक्टर था, निदेशक था, वो शरद चंद था। शरद चंद डायरेक्टर और शिल्पी मिलकर इस लड़की के हालत ऐसे कर दिए कि तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, और शिल्पी और शरद चंद के सहयोग से शरद चंद माँ बाप को फोन किया कि बाबा से बात हो गई है, बाबा कह रहे हैं कि इसके भूत को हम भगा देंगे, इसको आप लेके जाइए। उसके माँ बाप ने कहा है कि शरद चंद ने हमें फोन किया था, और शरद चंद के कहने पर वो मड़ई आश्रम के लिए निकले थे। शिल्पी, शरद चंद और आसाराम, जिस तरह से लड़की को लाया गया, इन तीनों को दोषी माना गया है। और ये खबर दिया है जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने इस खबर की पुष्टि की है, और विक्रम सिंह ने कहा है कि अभी जज साहब बैठे हैं, अभी सुनवाई जारी है, यानी फैसला आज क्वांटम पर आ भी सकता है। इसके बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि जज साहब भी अंदर हैं और कार्रवाई चल रही है। यानी कि आज हो सकता है कि क्वांटम पे भी फैसला आ जाए। हाँ, अमूमन ऐसा देखा गया है कि दोषी करार कहने के बाद जज साहब उठ के चले जाते हैं, लेकिन अभी जज साहब बाहर नहीं आए हैं और अभी भी वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आज ही फैसले का ऐलान हो सकता है। जो दोषी करार दिए गए हैं उनमें से शिल्पी और शरद चंद को हाथ के हाथ हिरासत में ले लिया जाएगा, वो अंदर जेल में रहेंगे। आसाराम पहले से जेल में है, उसमें शिवा और प्रकाश बरी होकर बाहर आएंगे। शिवा और प्रकाश ये गिल्टी नहीं है,
इनको बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी 3 लोग जो हैं वो गिल्टी करार दिए गए हैं। बैक टू यू अंजना जी। बिल्कुल शास्त्री जी, आप समर्थन में खड़े हो रहे थे, लेकिन देखिए अंततः वही होता है, कानून सबसे बड़ा होता है और कानून के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। देखिए अंजना बहन, आप उसको कानून कहिए, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने जज साहब ने बाद में सजा सुनाई है और उससे पहले आपके पूरे पैनल के बीच में मैंने कहा यह पंचमहा सरिपुरेव, क्योंकि आज आसाराम बापू को जेल निश्चित हो जाएगी, क्योंकि जो राशि है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड ग्रह के अधीन है, तो आसाराम बापू की मेष राशि और पंचम राशि सिंह राशि से जज साहब की राशि बनती है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे के पक्ष में फैसला नहीं आ सकता। आपसे पूछ सकते तो ये सारा ग्रह का खेल है और आप ये देखेंगे कि कुछ दिन बाद ये अपील में जाएंगे और आप ये समझ लीजिए कि अब वो समय आ चुका है जब आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे। एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। राशि ग्रह तो सब आपने बता दिया, आपने कहा ये इसको आप कानून कहती हैं, आप क्या कहते हैं इसको? देखिए कानून अपना काम करता है, कानून कहते हैं लेकिन ना? ग्रह कानून उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ग्रह प्रभावित करते हैं। हुआ। चलिए वीना चौहान जी, इंसाफ की घड़ी, इंसाफ की घड़ी एक लंबी लड़ाई के बाद। जो भी फैसला आया है, हमें कुदरत पे भरोसा था, हमें कुदरत पे पहले से ही विश्वास था कि कुदरत हमेशा सत्य का साथ देता है और हमें सत्य का साथ मिला है और आज हम बहुत खुश हैं इस फैसले के बाद में। जो भी हुआ है वो बहुत ही सही हुआ है। और एक बात अंजना जी, बहुत ही सोचने जैसी बात है और बहुत महत्व की बात है इस केस से जुड़ी हुई कि वो ये लोग, इनके जो समर्थक बताते हैं कि ये जो भी हमले हुए हैं आज तक के, वो सारे एक साजिश है। तो फिर एक अभी अखिल गुप्ता का जब भी मर्डर हुआ उसके बाद में किसी शूटर को पकड़ा गया और उसके कानून की जो भी कार्रवाई हुई इन्वेस्टिगेशन के तहत, वो प्रूव हुआ है कि आसाराम आश्रम के खाते या ट्रस्ट के तरफ से उसको फंड मिलता था हथियार खरीदने के लिए, और उसको उसके अरेस्ट होने के बाद में हमले क्यों बंद हो गए? जाहिर तौर पर, और इसीलिए अब हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं, हरेंद्र ढींगरा जी। ये भी करीब से आसाराम को जानते हैं। और ढींगरा साहब, आसाराम का वो कौन सा सच है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने शो पे लिया। उसके बाद मैं जहाँ तक इनके बापू आसाराम जी के बारे में बात है, इन्होंने जी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब किया है। यहाँ पर जो हमने आरटीआई के तहत पता करी, इन्होंने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अकेले में ही कम से कम 13-14 केसेस ऐसे हैं जो पहले उनको मेंबर बनाया गया, उनको इन्फ्लुएंस किया गया, बाद में वो प्रॉपर्टियाँ बिजला फसला के ले ली, पैसा कुछ दिया नहीं गया। ये आप आसाराम बापू को कब से जानते हैं? लैंड ग्रैबिंग। आप आसाराम बापू को कब से जानते हैं जनाब? मेरे को आप आसाराम बापू को कब से जानते हैं? कभी आप उनके आश्रम में आप रहे, उनके सानिध्य में आपने कभी काम किया, कभी आपने उनसे दीक्षा ली? उनके गुनाहों को आज देश जानता है, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, उनके कृत्यों को लोग जानते हैं। जी को बताने दीजिए कि आप जब आप आसाराम बापू के साथ कभी रहे नहीं, उनकी सानिध्यता आपने प्राप्त नहीं की, तो आप इस प्रकार से किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जी जनाब, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मैंने जब इन्होंने ये यहाँ पर जमीनों का हड़प कर रहे थे, ग्रैब कर रहे थे, तब हमने आरटीआई लगाई, हमने फॉलो किया। अरे ढींगरा जी, कितनी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, कितने बच्चों की हत्याएं हो रही हैं और कितने वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, उन पर तो आपने आरटीआई लगाई नहीं। आसाराम बापू पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आपने आसाराम बापू पर तुरंत आरटीआई लगा दी। अरे कितना क्राइम हो रहा है देश में, और जाकर के थाने पर उनको बंद नहीं किया जा रहा, हत्या करने वालों को यह कहकर के छोड़ दिया जाता है। एक नेता फोन करके वो हमारा आदमी है, उसको तुमने कैसे अरेस्ट कर लिया, तुरंत छोड़ दो, और न्यायालय से उसको जजमेंट मिलती है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। एक बार निशांत के पास आरटीआई आज तक लगाई नहीं। आसाराम बापू पर आपको ज्यादा निशांत, हमारे दर्शकों की नजर इस वक्त भी वहां से आने वाले अपडेट पर है, क्या जानकारी आ रही है? क्या वाकई आज सजा कितनी हो, इस पर भी वहां पर फैसला दिया जा सकता है? निशांत, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको इस वक्त ये बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर ये है कि अभी अंदर सजा पे ही बहस हो रही है। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। और शरद मेरे साथ है, शरद पूरी खबर बताएं।
देखिए, जो अंदर से सूचना आई है कि दोबारा से बहस शुरू हो गई है। सजा का ऐलान होना है, उस पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। कोर्ट वापस बैठ गया है और इस तरह से जो यहाँ के जोधपुर के डीसीपी हैं ना, उन्होंने कोर्ट को कहा है कि हमने 24 घंटे के लिए इंतजाम किए हैं, 24 घंटे के लिए शहर में इंतजाम किए हैं, सारा काम छोड़ कर किए हैं, कानून व्यवस्था की समस्या है, तो हो सके तो आज सजा का ऐलान कर दीजिए। उसी को देखते हुए जज साहब यहाँ से गए नहीं हैं और सजा पर बहस शुरू हो गई है। जो आसाराम के वकील है वो दलील दे रहे हैं कि 76 साल के थे आसाराम, 76-77 साल के बीच के थे जब ये कारनामा किए थे। दोषी करार किए हैं, कारनामा कर सकते हैं हम लोग, कारनामा किए थे। और अब जो है 4-4.5 साल बाद ये 79-80 के बीच के हो गए हैं, तो इनके बीमारी और इनके उम्र को देखते हुए इनको सजा कम दी जाए, इस बात पे बहस कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि 376D, 376 पॉक्सो एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसके तहत कम से कम सजा 10 साल की है और उम्र कैद की है। लेकिन जो शरद, अब ये अंजना जी एक सवाल यहाँ पर है, जब क्राइम कर रहे थे तब उनको नहीं अंदाजा हो रहा था ये कितनी उम्र हो जाएगी जब उनको सजा होगी? ये तर्क जो है शुरू से दे रहे हैं, राम जेठमलानी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक दे रहे हैं कि हम बुजुर्ग थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि मैं नामर्द हूं। आसाराम के 2 बार पोटेंसी टेस्ट करना पड़ा और डॉक्टरों को कहना पड़ा कि ही इज सेक्सुअली फिट। अब तो आसाराम ने इस हद तक गिरने का उपाय किया कि कोर्ट में खड़ा होकर कह दिया कि मैं तो नामर्द हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। 2 बार पोटेंसी टेस्ट किया गया, यहाँ से भी और जयपुर से भी, तब साबित किया गया है सेक्सुअली। कितने साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम कितना है और क्या अनुमान क्या लगाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि तो करीब 4 साल 8 महीने की सजा काट चुके हैं और इस तरह की जिन धाराओं में उनको सजा हुई है उन धाराओं में कम से कम 10 साल की सजा होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, सजा होने के बाद प्रोडक्शन वारंट गुजरात में भी तैयार है। हाँ, अभी उनको बैकुंठ में रहेगी, बैकुंठ से उनकी मुक्ति नहीं है। जो जेल जाने वक्त कह रहे थे बैकुंठ मिला है, तो बैकुंठ उनका जारी रहेगा। देश के अलग अलग बैकुंठ में वो जाते रहेंगे, जैसा वो जिसको बैकुंठ बता रहे थे। बैक टू अर्चना जी। को जानने वाला ज्योतिषी हूँ, आपको बता देता हूं, आसाराम बापू को 10 अक्टूबर के बाद जेल से रिहाई हो जाएगी। चलिए, ये आप यहाँ पर बैठकर इस तरह की बात नहीं करें क्योंकि इससे अंधविश्वास की बू आती है। जब तक गणित है तो ज्योतिष है। अरे गणित और ज्योतिष रखिए ना सर, पहले तो कानून के सामने सिर झुकाइए और आज तो मानिए कि उसको दोषी करार दिया है अदालत ने। जिस शख्स के समर्थन में आप आज स्टूडियो में बैठे थे, जिस पर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं, उसके आप समर्थन में खड़े थे और आप बाकी। निशांत कुछ बोल रहे हैं, सुनाइए निशांत। मैं बड़ी देर से चुप हूं, मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं करना चाह रहा हूं। यहाँ पे कानून मामला है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 10 अक्टूबर के बाद इनकी अपनी दुकानदारी बंद हो जाए। ये गणित और ग्रह के चक्कर में ही फंस रहे। कानून जो है, धर्म कानून है और कानून ही धर्म है। अगर इनको इस बात का पता हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और इस वक्त नीलम दुबे हमारे साथ आसाराम की समर्थक भी जुड़ रही हैं, उनकी प्रवक्ता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आपकी बात बीच में रुक गई थी और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आपकी बात पूरी हो। ढींगरा साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह के अन्य इल्जाम भी हैं लगातार। निशान, जैसे खबर आए आप हाथ उठाइएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी क्योंकि वहां से आने वाला अपडेट महत्वपूर्ण है। अगर आज सेंटेंस पर भी हियरिंग हो रही है, आप समझिए किस तरह का खतरा था, किस तरह के उत्पात, हिंसा, उपद्रव का खतरा है कि कोर्ट ने भी यह फैसला लिया कि आज ही हम सेंटेंस पर भी हियरिंग करके एक दिन में सुना दे, क्योंकि एक पूरा शहर जैसे बंदी बन जाता है इस तरह का फैसला जब आए। तो हमने देखा था कि क्या हुआ था इससे पहले राम रहीम के वक्त पर। ढींगरा साहब अपनी बात पूरी करें। मैं बोल रहा था, मुझे टोक दिया गया। मैं ये बताऊं, ये सज्जन पूछ रहे थे जो पैनल पे हैं कि मैंने और क्या काम किया है। मैंने 57,000 करोड़ के स्कैम किए, वुमेन टॉयलेट्स के ऊपर काम किया पूरे हरियाणा में। मैंने कोशिश करी है कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज हर डिस्ट्रिक्ट में बने। आप इनकी बातों में मत उलझिए, आप इनकी बातों में मत उलझिए। अंधविश्वास के इर्द गिर्द जबकि धर्म का गलत इस्तेमाल होता है तो लोग ऐसे ही गुमराह करते हैं। आप ये बताइए कि आसाराम का क्या सच है जो आपने आरटीआई के जरिए बाहर निकाला आसाराम पर? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने लैंड ग्रैबिंग करी है। लैंड ग्रैबिंग भी इन्होंने झूठ बोल के करी है। पहले किसी को शिष्य बना लेते हैं, शिष्य बना के बला फुसला के उससे पहले पावर अटॉर्नी ले लेते हैं, बाद में रजिस्ट्रियां करा लेते हैं। ऐसे 10-15 केसेस की हमने क्रिमिनल कंप्लेंटें भी दायर की हैं रिवाड़ी के उसमें, और हम फॉलो भी कर रहे हैं। 700 करोड़ का रतलाम मध्य प्रदेश में 200 एकड़ जमीन, जो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है सेंटर का,
वो इसको इन्वेस्टिगेट करा। 200 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 500 करोड़ की 121 प्रॉपर्टीज इनकी ईडी ने जब्त करी हैं। आप 2384 करोड़ की इनकम 2016 में इनकम टैक्स अप्रेजल रिपोर्ट में आई है। ये कैश लोन देते हैं 299 करोड़ का आप ये बताइए कि ये कहां के ढींगरा जी, आप ये बताइए आरटीआई के माध्यम से आपने सारी बुराइयां ढूंढी है, कोई अच्छाई भी ढूंढी है आपने, या हर व्यक्ति के अंदर केवल आसाराम के अंदर बुराइयां हैं? और अगर बुराइयां ही बुराइयां हैं तो उनके करोड़ों शिष्य हैं। इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि आप दूध के धुले हुए हैं और बाकी 1 करोड़ जो उनके शिष्य हैं सारे बुरे हैं। कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है आसाराम को। दूध से कौन धुला है नहीं धुला है, स्टूडियो में बैठ के सर्टिफिकेट देने से कोई फायदा नहीं है। जीत उस नाबालिग बच्ची और उसके पिता की हुई है। मेरी उस बच्ची के प्रति हमदर्दी है, उस बच्ची के प्रति सहानुभूति रखिए अपनी हमदर्दी। कहां आपने शुरुआत की थी, अब कहां पहुंच रहे हैं कोर्ट के बाद, आप भी पलट रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उसके पिता ने क्या कहा है इस फैसले पर। 4.5 साल का लंबा इंतजार, इंसाफ की एक ऐसी लड़ाई जिसके हर कदम पर खतरा था। लड़के ये पिता आज इंसाफ के सामने खड़ा है। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या रहा फैसले से, कितना संतुष्ट हैं आप? उम्मीद है फैसला आ गया, हमारे पक्ष में सुना है कोर्ट ने अभी। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया हमारे पक्ष में हुआ है, उसे दोषी करार दिया है। अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है, उसे दोषित करार किया है। अभी दोषी करार किया है कोर्ट ने, उसे सजा नहीं सुनाई है। 5 साल से आप लगातार प्रयासरत थे, आपको लगता है कि अब न्याय मिला है आपको? मुझे उम्मीद है मेरे को न्याय मिलेगा। इसको सख्त से सख्त सजा कोर्ट देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जो गवाह मारे गए हैं उनके लिए क्या करवाएंगे आगे, किस तरीके से उनके लिए उम्मीद करते हैं फैसले? इसको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जिन गवाहों को मारा है, मरवाया है और जिनका अपहरण करके जिन्हें लापता किया है उन सबको न्याय मिलेगा। रसूखदार लोग थे आसाराम के साथ, बावजूद इसके ये पिता लड़ता रहा और आज इंसाफ मिला है। निशांत हमारे साथ कोर्ट रूम के बाहर से मौजूद है। और निशांत, इसी सेंट्रल जेल के अंदर इस वक्त सेंटेंस पर सुनवाई चल रही है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जो आपने बताया अभी और ये लड़की के पिता की बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मेरे साथ शरद भी यहाँ पर मौजूद हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं। जो सुबह से शरद एक बात कर रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है, कैसे उस पिता ने अकेले दम पे लड़ाई की उन सब दुविधाओं विपदाओं के सामने जो आसाराम का इतना बड़ा यहाँ पर रसूख था। खैर, बहरहाल जोधपुर जेल के बाहर हम मौजूद है। शरद, कितनी देर में सेंटेंस के ऊपर आ जाएगा फैसला, क्या लग रहा है, क्या एस्टिमेट है? देखिए, सरकारी वकील की तरफ से मांग की जा रही है। सरकारी वकील का कहना है कि ये आसाराम एक बहुत बड़ा धर्मगुरु है। धर्मगुरु के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है। उसने लोगों के विश्वास को ठगा है, इसलिए ऐसी सज़ा दी जाए जो अब तक न दी गई हो, अधिकतम सज़ा। और उनके वकील के आर्गूमेंट पूरे हो गए हैं और जज साहब का ऐसा कहा जा रहा है कि जज साहब को थोड़ा वक्त लग सकता है कि केस काफ़ी लंबा है, फैसला लंबा खींचेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 11:15 है, 12:30 तक कोर्ट है, तो 12:30 से पहले जज साहब फैसला सुना देंगे। फैसला सुनाने के बाद ही कोई बाहर आ पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं हम लोग कि उस लड़की की दिलेरी की जीत हुई है आज। उस लड़की के लिए खुश होना चाहिए कि अब उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो मैं सुबह से कह रहा हूँ रूह कांप जाएगी आपकी। किस तरह से उसको कहा तुम क्या बनना चाहती हो, उसने कहा मैं सीए बनना चाहती हूँ। उसने ये नहीं कहा था कोई मंत्री संतरी कोई आईएएस बनना चाहती हूँ। उसने सीए बनकर क्या करोगे, तुम्हें यहाँ का शिक्षिका बना दूंगा, तुम्हारे मंत्री और संतरी तुम्हारे पैरों में पड़े रहेंगे। तो इस तरह से लालच दिया। इतना करने के बाद उसकी हिम्मत देखो आसाराम को। लड़की से कहा, बाहर निकल के लड़की के माता पिता से कहा कि इसको अहमदाबाद ले आना। मतलब मड़ई आश्रम में इस कारनामे को अंजाम देने के बाद उसका दुस्साहस देखिए। कह रहा है कि मुझे मेरे पास शरद, वो तो आज ये दुस्साहस। और आज जो सबसे हैरानी वाली बात है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इसके अंदर बाकायदा एक अलग से कोर्ट बनाई गई और कोर्ट में 15 मिनट आता नहीं है आसाराम। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है कि वो पूजा कर रहा है। मतलब ये कोर्ट है, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। कोर्ट सबसे ऊपर है, वो आपके ऊपर आज फैसला देने जा रहे हैं और आप उसको इस तरीके से आप उसको, ये तो अपने आप में अगर बात की जाए तो कोर्ट की अवमानना है। बड़ा सवाल है। यही सवाल हम सुबह से कर रहे हैं कि लड़की कैद में थी, आसाराम कैद में है। आसाराम इतने आराम से जज साहब के पास भी 15 मिनट नहीं आता है। सेवक रखे हुए, हाँ,
वही कारण जब ये अंदर उसके सेवकों को गिरफ्तार किया तो सेवा में लग गए, उसके पास से ड्राई फ्रूट और काजू निकले, और उसके बाद 151 में की धारा में बदमाशी करके उसके सेवक बंद हो जा रहे थे या उसकी सेवा करने के लिए। तो जिस तरह से आसाराम का रूप रहा है, बाहर आता है, नाचता है, गाता है कोर्ट में, और एक लड़की है जो खौफ के साए में जी रही इतने साल से, परिवार खौफ के साए में जी रहा है इतने साल से। तो यही बड़ा सवाल है कि जो लड़की पीड़ित है वो कैद में महसूस कर रही है इतने साल से, और एक्यूज्ड है उसके लिए हवन जाप कीर्तन हो रहा है। कहना नहीं चाहिए, मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि धर्म अफीम है, इसे देख के यही लगता है। सही कह रहे हैं आप, मार्क्स से सही कहा था धर्म अफीम है। लेकिन निशांत एक बार शरद के जरिए अगर शरद के जरिए निशांत आज के लंच ब्रेक से पहले सजा का ऐलान हो जाएगा। जी निशांत, एक बार शरद के जरिए एक बार जरा उन दलीलों पर भी नजर डालते हैं, जिस तरह की शर्मनाक दलीलें, मतलब नीचपन के पाताल से जो दलीलें निकाली जा सकती हैं, पोटेंसी टेस्ट तक कराना पड़ा इस शख्स का। ये वहां से सवाल आया स्टूडियो में, जो आसाराम ने अपनी अपनी दलीलें दी, जो अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि वो इम्पोर्टेंट है, ये कहा, अलग अलग दलीलें दी, इसके बारे में जरा बताएंगे। देखिए, आसाराम की सबसे बड़ी दलील थी, आसाराम बचने की कोशिश कर रहा था पॉस्को एक्ट से। उसने कहा कि लड़की बालिग है, उसके लिए छिंदवाड़ा आश्रम में एक फर्जी तैयार किया गया सर्टिफिकेट, उस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है, यानी पूरा का पूरा केस जो आसाराम के वकील लड़ रहे थे कि लड़की नाबालिग है, वो 17 साल की है, न कि 16 साल की है। देखिए जरा इस कितने नीचे स्तर पर गिर जाते हैं। उसके बाद आसाराम ने एक नई, जब वकील ने पूछा, जब जज ने पूछा जमानत के अंदर, जब हम कोर्ट में मौजूद थे, जब जज ने पूछा कि आखिर ये लड़की आपकी शिष्या है, इसके पिता सेवक हैं, आप पर आरोप क्यों लगाएगी, तो उसके जवाब में आसाराम ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खोजी। और जम्मू कश्मीर में एक आजाद शत्रु नाम का एक व्यक्ति, इसका अधिकारी, इसका भक्त था, वहां मुकदमा दर्ज कराया गया ब्लैकमेलिंग का। और वो आजाद शत्रु नाम का व्यक्ति जो है, उसने कोर्ट में कहा कि हाँ 15 करोड़ रुपए मांगे थे उसके पिता ने, तो कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। निशांत हर कदम पर उलझाने की कोशिश की। एक बार शरद से अगर आप पूछे कि इस वक्त कोर्ट में अंदर कौन कौन मौजूद है, क्या हो रहा है, आपको याद होगा जनवरी 2017 में निशांत कहा है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो आसाराम पर, झूठा कह रहा है कि मैं बीमार हूं बार बार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दर्ज करने के लिए, गलत अफवाह। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा है, आसाराम की तरफ से करीब 14 वकील अंदर मौजूद है, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित है, उनकी तरफ से करीब 2 वकील मौजूद हैं। आज देखिए, आज सुनवाई होते ही मैं बता दूं, शुरू आज सुबह से हुआ क्या, सुनवाई होते वो जानना चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त कोर्ट में कितने लोग मौजूद हैं? अभी कोर्ट में करीब 15 से 16 लोग मौजूद हैं। कोर्ट जेल के अधिकारी भी मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि जो दो बाहर जो बताया जा रहा था कि 14 वकील अंदर मौजूद हैं। वकीलों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल 15-20 लोग वहां पर अंदर मौजूद हैं, जिसमें से शरद चंद्र और शिल्पी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस भी है। पुलिस उनको हिरासत में लेकर जेल अधिकारी को सौंपेगी। अभी जो है वो सुनवाई सजा पर चल रही है कि सजा कितनी हो। सुबह जैसे ही सुनवाई हुई 15 मिनट लेट आए। 15 मिनट लेट आने के बाद सच्चन दास सुराणा जो आसाराम के वकील है, उन्होंने कहा कि हम कुछ नई बातें रखना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि जो बातें रखनी थी आपने रख लिया है, अब कोई बातें नई नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद जज साहब ने 1-2 पेज का अपने स्टोनों से स्टेटमेंट लिखवाया, जो कुछ लिखवाना तो लिखवाया। उसके बाद उन्होंने गिल्टी करार दिया, 3 लोगों को 2 को बरी किया। शिवा और प्रकाश पे ये इतना आरोप था कि ये लड़की को ले जाने और ले आने में रहे। देखिए, ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं पूछना जरूर चाहूंगा। शरद, गवाहों के ऊपर हमले हुए, 3 गवाहों की मौत हो गई, एक बताया गया लापता हो गया। परिवार के ऊपर कितनी तरीके से दबाव डालने की कोशिश की। यकीनन जज साहब भी काफी दबाव में होंगे इस पूरे मामले में, जिस तरीके से प्रेशर होगा, जिस तरीके से सबकी नजर होगी इस पर। जो मुख्य गवाह कृपाल मारा गया, वो लड़की के पिता का सबसे गहरा दोस्त था। आप समझ सकते हैं कि लड़की के पिता ने अपनी बेटी के दुष्कर्म को तो झेला ही है, अपने सबसे प्रमुख दोस्त कृपाल की भी को जान से हाथ धोना पड़ा है उसको। तो उस परिवार ने बहुत सफ़र किया है। जो प्रजापति था वो सबूत इकट्ठा करके यहाँ जोधपुर आया, उसको खत्म कर दिया गया। राहुल सच्चान को तो जोधपुर कोर्ट में चाकू से घायल कर दिया। वो इन सब मामलों में क्या हो रहा है? इन सारे मामलों में पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर मंदिर में आप बताया ना, उदयपुर मंदिर में राहुल सच्चान के जो चाकुओं से गोदा गया था, उसमें अभी सजा का ऐलान होना है आसाराम को, तो यहाँ भी अभी एक सजा का ऐलान होना है। दूसरा एक और मामला लड़की के बारे में अपशब्द फैलाने का आसाराम पर IT एक्ट में मुकदमा दर्ज है। तो 2 मुकदमे अभी भी आसाराम का जोधपुर में लंबित हैं, जिस पर सजा का ऐलान होना बाकी है। अंजना जी, बिल्कुल। और रेप केस में आसाराम दोषी करार दे दिया गया है, सजा पर बहस जारी है। ऐसा बहुत कम ही होता है गौर साहब।
ऐसा बहुत कम होता है और ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां कानून और व्यवस्था के भंग होने की शायद आशंका थी, इसीलिए डीसीपी ने भी रिक्वेस्ट किया कोर्ट को। बट इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है कि दोनों पक्षों के वकीलों ने भी सहमति जारी अभिव्यक्त की, क्योंकि बिना दोनों पक्षों की सहमति के भी नहीं हो सकता था। लंबा फैसला होगा, 58 गवाह थे, उनकी गवाही भी लंबी रही होगी, तो फैसला लंबा फैसला होगा। उस फैसले को पढ़ने में भी समय लगता है, पर लगता यह है कि दोनों पक्षों के वकीलों ने भी सहमति अभिव्यक्त की कि इस पर फैसला, सजा पे फैसला आज ही हो जाए, ताकि अपील भी जो है वो जल्दी से जल्दी। क्योंकि सलमान खान में भी हमने देखा कि अक्सर ऐसा बहुत जल्दी भी करते हैं, तो 1 दिन 2 दिन का गैप देते हैं, हमेशा होता रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि हमारे तमाम सहयोगी जो उस वक्त भी कवर करने गए थे, वो बताते थे कि सलमान खान के वर्डिक्ट के वक्त भी आसाराम के कई समर्थक वहां घूमते रहते थे जोधपुर में। तो किस तरह का ऐसे जो स्वयंभू अपने आप को धर्मगुरु बनाते हैं, उनके समर्थक रहते हैं और किस तरह से अंधविश्वास में अक्सर बह जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सावधानी बरती गई है और तभी कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है कि वो आज ही सजा का भी ऐलान कर देंगे। बीना चौहान जी, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट ने देखा है कि समर्थक बहुत अंधविश्वास में, आप उनके समर्थकों से भी जुड़ती हैं, कई ऐसी बच्चियां हैं जो आकर आपके सामने शिकायत भी करती हैं कि कैसे उनका उत्पीड़न होता है वहां पर। अंधविश्वास भी लेकिन वैसा ही है, कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो कोर्ट के इतने संगीन इल्जाम में दोषी करार दिए जाने के बावजूद समर्थन में खड़े होते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।